ठीक है, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इससे हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने मानव को अपने वातावरण पर विजय प्राप्त करने के लिए आज तथा आज की सभ्यता का विकास करने की क्षमता दी है। ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कुछ लोग समझते हैं कि इतिहास केवल युद्धों और राजाओं के ब्यौरे ही होते हैं। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि इतिहास क्या है, आप बोले अकबर है तो बीरबल था तो ये था वो था, मतलब राजा और युद्ध कुछ चीजें याद रहेंगी। ठीक है, उसी को आप इतिहास कहोगे। लेकिन इतिहास सिर्फ वही नहीं है। इतिहास में जो उपलब्ध स्रोत होते हैं उसके आधार पर एक लंबी अवधि के समाज, मतलब लंबे समय के समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब अगर अब मैं कहूँ कि 700 AD से, मतलब सन 700 से लेकर 1400 तक का इतिहास, तो इस समय के इतिहास का मतलब है इस समय देश की उस जगह की समाज कैसा था, उस समय का अर्थव्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां कैसी थी, ये सारी चीजें विश्लेषण की। ये नहीं कि 700 से लेकर इतने तक ये राजा था, इसने यहाँ तक यहाँ से रूल किया, ये राजा आया फिर इसने यहाँ तक, ये सिर्फ नहीं होता इतिहास। इतिहास का मतलब होता है कि उस समय उस जगह का समाज कैसा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ की सांस्कृतिक प्रवृत्तियां कैसी है। ठीक है, इतिहासकार इस समय के दौरान आई विभिन्न स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं और प्रश्न क्या उठाते हैं कि कुछ घटनाएं घटी ही क्यों। जैसे अगर पूछा जाए कि विश्व युद्ध विश्व युद्ध जो था प्रथम क्यों हुआ, तो क्या करेंगे, उस समय की सारी परिस्थितियों को जांच मूल्यांकन करेंगे कि इसने ये भाषण दिया तो यहाँ पे लोगों ने ये रिएक्ट किया, यहाँ पे ये उद्योग पनप रहा था, इससे ये देश अमीर हुआ, इसके पास ये पावर आई, ये और अमीर होना चाहता था, इसने इस देश के ऊपर कब्जा किया, तो इस देश के ऊपर इधर से इस तरह से होता है कि पूरे सभी चीजों का, वहाँ के समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसे घट रही थी कि बढ़ रही थी। तो युद्ध होने के कई कारण होते हैं, तो ये नहीं कि उस समय सिर्फ राजा रानी कौन थे, वो घटनाएं घटी क्यों, और ये भी देखता है कि समस्त समाज का उस पर क्या प्रभाव हुआ। जब भी कोई नया प्रमाण सामने आता है तो पहले से मौजूद प्रमाणों की विद्वानों द्वारा नई व्याख्या की जाती है। जैसे ही जैसे आपने एक घटना बता दी कि ये घटना इस वजह से घटी थी, ठीक है, आपके पास चार प्रमाण थे, चारों प्रमाण जो चार आपके पास वो थे, मतलब प्रमाण मतलब एविडेंस थे। ठीक है, उसके बेस पे आपने कह दिया कि हाँ ये घटना इसलिए घटी, अचानक से एक और नया एविडेंस आता है तो आपको लगता है नहीं, कारण कुछ और था। ठीक है ना, तो इतिहास नए नए प्रमाणों से बदलता भी रहता है। ठीक है, इससे अतीत के बारे में हमारी जानकारी और समृद्ध हो जाती है, नए प्रमाण आएंगे तो और ज्यादा जानने को मिलेगा। तो इतिहासकार तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करता है। तथ्य मतलब फैक्ट क्या है, सामने एविडेंस है कि नहीं है, प्रमाण है कि नहीं, और कल्पना क्या है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ हड़प्पा संस्कृति जो थी, तो जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर कुछ कहना मुश्किल हो रहा है, अभी भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम कल्पना ही कर पाते हैं अभी। ठीक है, तो इसीलिए कहा कहीं नहीं कहा जाता कि इसी वजह से, यही एक मेन कारण था इसकी वजह से लुप्त हुई है। ठीक है, तो इतिहासकार क्या कहते हैं, तथ्य और कल्पना के बीच में अंतर करते हैं। लेकिन किसी समाज में मौखिक परंपरा पर आधारित मिथकों में बीती घटनाओं की स्मृतियां भी छुपी होती हैं। मतलब कि सिर्फ इतिहास का मतलब ये नहीं कि वहाँ जो लिखा हुआ है किसी किताब में वही इतिहास है। आपके पूर्वजों को कोई कहानी आती थी, वो रियल कहानी थी, उन्होंने वो कहानी थोड़ा सा चटपटा बना के अपने आगे जनरेशन को फॉरवर्ड करी, उसने उसको और छोटा चटपटा बनाया, आगे जनरेशन को फॉरवर्ड कर, मतलब कुछ चटपटी चीजें थी लेकिन कहानी रियल थी वो। तो मौखिक जो परंपरा है उसके आधार पर भी मिथकों में कई घटनाएं स्मृतियां छुपी होती हैं। इत- इतिहासकार का काम है कि विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों की सत्यता की जांच के द्वारा तथ्य की पहचान करना। और इतिहासकार का काम क्या था, इस कहानी में से चटपटी चीजें हटाना और मेन चीज निकालना कि रियलिटी क्या है। जैसे रामायण है महाभारत है, ठीक है, तो रामायण महाभारत में से चटपटी चीजें निकालना और रियलिटी को निकालना। ठीक है, हो सकता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था लेकिन ऐसा चटपटा युद्ध नहीं हुआ होगा जैसा लिखा गया है। ठीक है, या हो सकता हुआ भी होगा, तो वो इतिहासकार के ऊपर होता है। इस पाठ में आप सीखेंगे कि किस तरह अनेक प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों और उनकी व्याख्या के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहासों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या तैयार किया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इतिहास क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है मेंस के या फिर ऐसे के लिए, तो इतिहास क्या है और इतिहासकारों का क्या रोल होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण के स्तोत्र, मतलब हम किस तरह भारत के इतिहास को जान सके, पुनः निर्माण कर सके कि ऐसा इतिहास रहा होगा। पुनः संरचना मतलब दोबारा से इतिहास बनाना। भारतीय इतिहास की पुनः संरचना के लिए प्रयुक्त स्तोत्र सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वयं स्तोत्र अतीत को हमारे सामने नहीं लाता। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कुछ गड़ा हुआ था, कोई एविडेंस कहीं गड़ा हुआ है, तो खुद तो सामने नहीं आएगा ना। ईंटें गड़ी हुई थी हड़प्पा में, तो ईंटें तो निकल के बाहर नहीं आई, लोगों ने खोदा उसको, फिर धीरे धीरे जब इतिहासकार आए तो उन्होंने और पूरा सही से उसको निकालना शुरू किया। उन्हें व्याख्या की जरूरत होती है। अब वो जब जो प्रमाण सामने आता है, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा में शुरू में जब एक जगह खोदा गया तो ईंटें मिली, फिर धीरे धीरे पूरा घर मिला, ठीक है। उसकी उसकी व्याख्या कौन करेगा? इतिहासकार करेगा ना, ठीक है। और इतिहासकार उन स्तोत्रों को वाणी देते हैं, उन स्तोत्रों को वाणी देते हैं ताकि वो अपनी बातें बोले। वास्तव में इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है कि सार्थक रूप से समझाने के लिए वह स्तोत्रों को ढूंढे, पाठों को पढ़े, सुरागों का पीछा करे और उपयुक्त प्रश्न उठाए और प्रमाणों की सत्यता की जांच करे। इतिहासकार का रोल होता है ये। उदाहरण के लिए, उदाहरण दिया, इसने एग्जाम्पल दिया है। अब ये नोट करना आपको, सन 1826 में, ये पीटी के लिए है, चार्ल्स मैसन ने पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा गांव में, हड़प्पा का जो पाकिस्तान में पड़ता है, किसी पुरानी बस्ती की ऊंची ऊंची दीवारें और मीनारें देखी। और इसके 5 दशक बाद, लगभग 50 साल बाद, एक और वहां पे पर्सन आया। कौन? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उसी स्थान पर कुछ सील मोहरें एकत्रित की। लेकिन इसके भी 50 साल बाद पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने वहां सिंध क्षेत्र की प्राचीनतम सभ्यता की पहचान की। मतलब मिला किसको? चार्ल्स मैसन को मिला कि हम इसने देखा कि यहाँ पे ईंटों के घर बने पुराने। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आया, उसने भी कई चीजें एकत्रित की, लेकिन ये चीजें इन इन लोगों ने बताया नहीं कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी, इतना नहीं पहुंच पाए। लेकिन जॉन मार्शल ने बताया इन चीजों का अध्ययन करने के बाद जॉन मार्शल ने बताया कि यहाँ पे कोई प्राचीनतम सभ्यता थी। इतिहासकार तरह तरह के साक्ष्यों की पुष्टि करते हैं, और उसका एक और उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे कि राजा हर्षवर्धन, 600 AD, ठीक है। राजा हर्षवर्धन से जुड़े किसी भी स्तोत्र में हमें चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के हाथों उनकी पराजय का उल्लेख नहीं मिलता। मतलब दो राजा आपस में लड़े थे, ये जैसे नर्मदा नदी है ना भारत में, तो इसके इस तरफ था राजा हर्षवर्धन और इस तरफ था राजा पुलकेशिन। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ये हारे थे इसके हाथों, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। पता कहाँ से चला कि ऐसा युद्ध हुआ था? लेकिन राजा पुलकेशिन द्वितीय के एक शिलालेख, शिलालेख क्या होता है? पत्थर पे लेख लिखा होता है, बड़ा सा पत्थर होता है, उस पे खोद खोद के लिख दिया जाता है। शिलालेख में उनके द्वारा हराने का दावा किया गया है। इस स्थिति से में यह स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष की जीवनी, हर्षचरित, और इसकी जीवनी लिखी थी, मतलब इसके बारे में एक जीवनी लिखी गई थी, इसकी पूरी कहानी लिखी गई थी हर्षचरित में। किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। तो ये नोट कर लेना। देखो अब इसमें दो चीजें नोट करने लगी। ये हर्षवर्धन को किसने राया था? राजा पुलकेशिन ने। हर्षवर्धन किस समय का राजा था? तो 7वीं शताब्दी का, यानी 600 AD का राजा था। एडी मतलब जो अब चल रहा है, एडी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका राजा था। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तीसरी चीज, शिलालेख मिला था। शिलालेख कौन सा था? पुलकेशिन द्वितीय का था। और हर्षचरित क्या थी? राजा हर्ष की जीवनी थी। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा था, लेकिन इसने ऐसा कुछ ही उल्लेख नहीं किया कि राजा हर्ष, हमारे राजा हार गए थे। कैसे उल्लेख कर देता? उसको मरना तो था नहीं उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 चीजें आपने नोट कर ली। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ। इतिहास शब्द जो है, इतिहास, इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा हुआ। इतिहास, इति इतिहास, ऐसा हुआ, ठीक है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है हिस्ट्री। एक समय था जब लिखित अभिलेखों को ही इतिहास का प्रमाणिक स्रोत माना जाता था। मतलब जो लिखा हुआ है हम उसी को मानेंगे कि भाई यही हुआ था। मौखिक जो कहानियां चली आती हैं उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। और लिखित सामग्री की सत्यता जांची जा सकती थी,
ठीक है, लिखित जो सामग्री होती है उसकी सत्यता जांची जा सकती है, उसे उद्धृत किया जा सकता है और अन्य स्रोतों से उसकी पुष्टि की जा सकती है। मतलब जो लिखा हुआ है ना, उसकी जांच करना आसान है। इसका बोलने का मतलब है जो लिखा हुआ इतिहास है, जो लिखी हुई सामग्रियां हैं, उसकी जांच करना आसान है कि कब लिखा गया होगा, किस भाषा में लिखा गया है, क्या क्या लिखे, मतलब वो चीजें जांच करना आसान है। लेकिन जब मौखिक होती है, जैसे लोकगीत होते हैं, ठीक है, जो पुराने समय से चला आ रहे हैं, मिथक होते हैं, जो सिर्फ वर्बल स्टोरियां चली आ रही है, मौखिक स्टोरी कहानियां चली आती हैं पूर्वजों से लेकर, ऊपर ने नीचे वाले को सुनाया, नीचे वाले को सुनाया, नीचे वाले को सुनाया, इस तरह से चली आ रही हैं। उनकी जो मौखिक साक्ष्य का इनको सही स्तोत्र नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इनकी जांच नहीं की जा सकती कि ये चटपटी कहानियां ही हैं कि सही में हुआ था ऐसा कुछ। प्रारंभिक इतिहासकार वो क्या करते थे, मिथकों को, कथाओं को और मौखिक परंपराओं को सहारा नाम मात्र को ही लेते थे। मतलब बहुत कम इस चीज को लेते थे कि हाँ यहाँ से कुछ मिलेगा हमें। जैसे कोई पुरानी कहानी चली आ रही है जो किसी गांव में किसी लोकल कस्बे में बोली जा रही है, वो उसको नहीं उतना सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि न तो उनके सही होने का प्रमाण होता था, न ही सच्चाई की जांच हो सकती थी। जो जो कस्बे में जो लोग उसको बोल रहे हो तो कहेंगे हाँ ये सच है, ये कहानी सच है, हमारा एक ऐसा राजा हुआ करता था, ऐसा वो करता था। लेकिन उसकी जांच कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसमें चटपटी बातें ज्यादा होती हैं। लेकिन आज अन्य अनेक नए तरीकों से पारंपरिक स्तोत्रों, गैर पारंपरिक मतलब जो मौखिक स्तोत्र होंगे, पारंपरिक स्तोत्र मतलब लिखित स्तोत्र जो थे, पारंपरिक मतलब जो चले आ रहे हैं शुरू से, इतिहासकार जिसे शुरू से यूज कर रहे हैं जिन स्तोत्र का, तो किस स्तोत्र का शुरू से यूज कर रहे थे, लिखित स्तोत्र का। ठीक है। गैर पारंपरिक जिसका शुरू से उपयोग नहीं हो रहा था, किसका, मौखिक का, यानी जो मुंह से बोल रहे हैं, वर्बली जो चल रहा है। लेकिन आज अनेक तरीके हैं जिससे उसका भी उपयोग हो रहा है, जो कहानियां बोलते हैं उसको भी इतिहासकार सुनते हैं, उसमें से भी चीजें निकालते हैं। परंपराओं और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन अन्य ऐतिहासिक तथ्यों में की रोशनी में होना चाहिए। उदाहरण के लिए महाभारत क्या है, दो भाइयों की संतान के बीच हुए संघर्ष की गाथा है, लेकिन इसमें मसाला इतना है कि समझ में नहीं आता कि सच है कि झूठ है। हम निश्चित रूप से ही नहीं कह सकते कि इस महाकाव्य में वर्णित युद्ध सचमुच हुआ था। अब देखो, इतिहासकार नहीं कह सकते कि युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये युद्ध वास्तव में हुआ था, लेकिन जबकि कुछ इतिहासकार दूसरे स्रोतों से पुष्टि हुए बिना इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं पहले प्रूफ तो लाओ। मूल कथा शायद सूतों द्वारा रची गई हो, जो आमतौर पर क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। अब कहा गया कि जैसे सूत क्या होता है, जो जो वो चलाता है, रथ चला रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, क्षत्रिय राजाओं के साथ, अपने राजाओं के साथ जा रहे हैं और आ रहे हैं, और वही कहानी, तो क्या लिखेंगे, वो तो उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे ना, वो तो लिखेंगे कि हाँ नहीं हमारे राजा ने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा था। तो कहा जाता है कि मूल कथा जो थी, जो एक्चुअल कथा जो थी महाभारत की, वो उन्हीं द्वारा रची गई थी, और उनकी विजयों और अन्य उपलब्धियों की प्रशंसा में काव्य रच रच कर सुनाते थे। मतलब वो सुनाते थे, उसको गाना बना बना के सुनाते थे। राजा जीत के आता था, वो गाना गा के सुनाते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप में ही प्रसारित होती थी और मानव स्मृति का एक हिस्सा बनकर सुरक्षित बची रही। तो महाभारत का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, सिंपल युद्ध को चटपटा बनाया गया कि सही में ऐसे भगवान आए थे और लड़ लड़ के युद्ध हुआ था, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। अब कितने तरह के स्तोत्र होते हैं? अब एक इतिहास लिखने के लिए कई तरह के स्तोत्र होते हैं। पहला है आपका धार्मिक साहित्य। साहित्यिक स्तोत्र क्या होते हैं? धार्मिक साहित्य, भारत की अधिकतम प्राचीन, अब यहाँ आपको नोट करने कुछ चीजें, भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं धर्म से संबंध रही है। ज्यादातर जो पुरानी कहानियां लिखी गई धर्म से ही रिलेटेड है। इन्हें वेद कहा जाता है। इनका रचना काल, वेदों का रचना काल क्या है देखो, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक, ईसा पूर्व समझ में आता है ना कि ज्यादा ये कम क्यों है, हम क्या बोलते हैं कि 1999 से लेकर 2020 तक ये चीज चला, तो ये छोटी होती है बड़ी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये समझ में आता ना ईसा पूर्व वाला सिस्टम। किसी को नहीं आता तो बता दो है? अब देखो, वेदों की संख्या चार है। चार वेद है टोटल हमारे यहाँ। ऋग्वेद,
में मुख्य रूप से प्रार्थनाएं हैं। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं मुख्य रूप से। आगे और डिटेल में आएगा। अन्य तीन वेद कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इनमें क्या है? सामवेद में प्रार्थनाएं हैं, अनुष्ठान है, मंत्र है और पुराण कथा है। इन सब में इनका अलग से आएगा, ठीक है ना। इनको अलग से पढ़ लेंगे कि इसमें एक एक चीज में क्या क्या चीज है। फिर है उपनिषद। उपनिषद में क्या आता है? आत्मा और परमात्मा संबंधी दार्शनिक विवेचन होते हैं। इसे वेदांत कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत। यहाँ पे वेद बंद खत्म हो गए। वेद हैं, चार वेद हैं, उसके बाद उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद पुराण है, महाकाव्य, ये सब है। रामायण और महाभारत, इन दो महाकाव्यों का संकलन। अभी देखो, ये दोनों महाकाव्य है, ना तो ये वेद है और ना ये उपनिषद है, ना पुराण है। ये क्या है? महाकाव्य है, मतलब बड़ी कहानियां। ठीक है, ये कब बनी थी? लगभग 400 ईस्वी, सन 400 तक जाकर पूरा हुआ इसका संकलन। 400 ईस्वी तक जाकर पूरा हुआ। इनमें से महाभारत के रचनाकार व्यास मुनि माने जाते हैं। ठीक है, नोट कर ले, याद भी होगा आप लोगों को। महाभारत किसने लिखी? व्यास मुनि ने। इसमें मूलतः 80-100 श्लोक थे। महाभारत जब शुरू में बनी थी तो इससे में 80-100 श्लोक थे। और इसका नाम महाभारत नहीं था, इसका नाम जय गीत था, यानी विजय गान। आगे चलकर इसका और विस्तार हुआ, इसमें चटपटी चीजें और मिली। और इसमें 24,000 श्लोकों में हो गया। पहले क्या थे? 8800 श्लोक थे, अभी 24,000 श्लोक हो गए। और इसे भारत कहा जाने लगा। फिर इसमें एक और फिर ऐड हुआ, अब 1 लाख श्लोक हो गए। अब इसको कहा जाता है महाभारत कहा जाने लगा। अब हो गए 1 लाख श्लोक, तो जय गीत था नाम, अब ये महाभारत हो गया। उसी तरह वाल्मीकि ने रामायण जब लिखी थी तो 6,000 श्लोक लिखे थे। खुद वाल्मीकि ने 6,000 लिखे थे, लेकिन बाद में लोगों ने इसमें 24,000 ऐड कर दिए, मतलब इसको 24,000 बना दिया। ठीक है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे धीरे धीरे, मतलब जो ओरिजिनल था उसमें कैसे धीरे धीरे कुछ चीजें ऐड होती चली गई। तो ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया, जय गीत क्या है? उत्तर वैदिक, यानी वेदों के बाद वाले काल। 600 ईसा पूर्व के बाद, 1500 से वेद लिखने शुरू हुए, 600 तक वेद लिखा गए, और 400 तक महाभारत और रामायण लिखा गए। तो इसके बाद का जो काल है इसको बोलते हैं हम उत्तर वैदिक। ये वैदिक काल है, मतलब वेदों वाला काल है, ये समय है, ये उत्तर वैदिक है। वैदिक उत्तर वैदिक समय चल रहा है 600 के बाद। इसके बाद में हमें अनुष्ठान संबंधी ढेर सारा धार्मिक साहित्य मिलता है। उत्तर वैदिक काल में तो और चीजें जुड़ गई, जिसे सूत्र कहते हैं। राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के विधान स्रोत सूत्र से मिलते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना, स्रोत सूत्र से क्या मिलते हैं? बलि के जो वो सब दी जाती थी। ठीक है, राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के विधान कहाँ से मिलते हैं? स्रोत सूत्र से मिलते हैं। जबकि जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि आदि संस्कारों से जुड़े कहाँ से मिलते हैं? गृह सूत्र से मिलते हैं। गृह सूत्र से हमें क्या मिलते हैं? जो कि जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर जब तक वो मर जाता है उसके बारे में जो भी घर भर का काम होता है, शादी ब्याह, नामकरण, पढ़ना लिखना, सब कुछ कहाँ मिलेगा? उसका गृह सूत्र में मिलता है। ठीक है ना, जो भी घरेलू अनुष्ठान अनुष्ठान है। इस साहित्य का संकलन लगभग 600 से 300 के बीच में हुआ। ठीक है, 600 से लेकर 300 तक ये बने, सूत्र बने। स्रोत सूत्र, स्रोत मतलब सुनना, गृह सूत्र में गृह मतलब घर, इससे याद रख लो। उसके बाद फिर जैन और बौद्ध, इनके भी धार्मिक ग्रंथ थे। इन ग्रंथों से जुड़ी ऐतिहासिक व्यक्ति और घटनाओं का विवरण देता है। इनके जो ग्रंथ थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट थे इनके ग्रंथ, क्योंकि जब बौद्ध धर्म, मान लीजिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसने कोई ग्रंथ बनाया तो उस समय के राजा के बारे में बताएगा, उस समय के समाज के बारे में बताएगा, उस समय के अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा, कई चीजें बताते थे ये ग्रंथ। सिर्फ धर्म नहीं बताते थे। जो आपका महाभारत है, रामायण है, महाभारत क्या है? सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ एक युद्ध के बारे में नहीं बता रहा, आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहा है, समाज के बारे में बता रहा है, उस समय समाज कैसा था, उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब चीजें भी बताता है। तो जो बौद्ध रचनाएं थी, पाली में लिखी जाती थी, पाली। ठीक है, इन्हें क्या कहते थे? त्रिपिटक, यानी तीन पिटारे कहा जाता था। इसे याद रखना, बौद्ध रचनाएं पाली में लिखी, जैसे संस्कृत होता है ना, संस्कृत हिंदी, ऐसे ही पाली है। तो बौद्ध रचनाएं पाली में लिखी जाती थी, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। कौन से तीन पिटक थे, तीन पिटारे? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक।
धर्म से इतर बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जातकों का है। जातक क्या होता था? कहानियां। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, और माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध के 550 जन्म हो चुके थे। मतलब जब बुद्ध जब गौतम के रूप में पैदा हुए, उससे पहले भी 550 बार पैदा हो चुके थे, और उनकी कहानियां इन जातकों में लिखी गई है। ठीक है, हर जन्म की कहानी एक जातक कहलाती है। ये कहानियां ईसा पूर्व 5वीं से दूसरी शताब्दी के बीच के काल की सामाजिक और आर्थिक, देखो मैंने कहा था ना, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को भी पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। उस समय समाज कैसा था, उस समय आर्थिक स्थितियां कैसी थी। जैन पाठों की रचना, अब ये अलग भाषा में हुई थी, मिट गया यहाँ पे, प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा। बुद्ध धर्म की किस में लिखी थी? पाली भाषा में। इसकी प्राकृत भाषा में हुई थी। आगे चल के इनका संकलन ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पे हुआ। इनको कहाँ एक साथ रखा गया, इकट्ठा किया गया? वल्लभी में। और इनको क्या कहा गया? इन्हें अंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पितक थे ना, वैसे यहाँ अंग है। इनमें है क्या? जैनों की दार्शनिक अवधारणाएं हैं। ये धार्मिक साहित्य हो गए। उसके बाद धार्मिकेतर साहित्य है। इस कोटि में साहित्य का विषय धर्म नहीं होता। इसमें इस वर्ग में धर्म शास्त्र और संहिताएं आती हैं। धर्म नहीं है, धर्मशास्त्र और संहिताएं हैं। जिनका विषय धर्म नहीं होता, उनसे कैसे हमें इतिहास का पता लगता है? इस वर्ग में क्या क्या आते हैं? धर्मशास्त्र और संहिताएं आती हैं, जो विभिन्न सामाजिक समुदायों के कर्तव्यों का विधान करती हैं। किस अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए, चोरी, हत्या और इन सब चीज के लिए क्या दंड निर्धारित होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला ग्रंथ जो था वो था मनुस्मृति। सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। जैसे लॉ की, कानून की किताबें होती है ना अभी, उसी तरह की किताबें होती हैं। उसी तरह ही धर्मशास्त्र और संहिताएं होती हैं। ठीक है, मनुस्मृति, यह वह पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता, यानी कि इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, ठीक है, भारतीय विधि संहिता का आधार बनाया। मतलब हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड या भारतीय विधि संहिता है, विधि मतलब कानून, ठीक है ना, भारतीय विधि संहिता जो है वो किस पे आधारित है? मनुस्मृति पे। ठीक है, अंग्रेजों ने जो सबसे 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 पहले आईपीसी बनाया, कानून का पूरी किताब बनाई कि किस दंड के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें किसका आधार बनाया गया? मनुस्मृति का आधार बनाया गया। उसके बाद क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल की भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। इसमें है क्या लिखा गया? मौर्य काल, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, इस सब के समय में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और राजनीति कैसी थी, ये हमें मिलता है, इसमें से अध्ययन करने के लिए मिलता है। इतिहास की पुनः संरचना के लिए कभी कभी व्याकरण ग्रंथ, जो व्याकरण होते हैं, हिंदी व्याकरण या संस्कृत के कई व्याकरण हैं, व्याकरण ग्रंथ भी काफी काम के साबित होते हैं। व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। ये व्याकरण है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने, जिसका रचना काल विद्वानों ने 700 ईसा पूर्व बताया गया है। अष्टाध्यायी क्या है? ये व्याकरण है। व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा के बारे में डिटेल होता है, जैसे कि उसमें कैसे उसका उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या कहते हैं, वाक्य बनाना चाहिए, छंद क्या होते हैं, ये सब चीजें होती है व्याकरण में। ठीक है, आप एक इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो चीजें होती है, उसी तरह से अष्टाध्यायी भी व्याकरण है। तो तीन चीजें हो गई आपकी, मनुस्मृति और आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अष्टाध्यायी। उसके बाद क्या है? कालिदास जो है, गुप्त काल में गुप्त काल में कालिदास जो थे, उन्होंने क्या कविताओं और नाटकों के रचना की। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार और मेघदूत, ये तीनों नाम याद कर लेना। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये तीनों किसने लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है, ऋतु संहार ये कालिदास ने लिखी है, मेघदूतम कालिदास ने लिखी है। महान रचनाएं होने के साथ ही ये हमें ये क्या चीजें हैं?
अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत, ये क्या कहानियां है, कविताएं हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी देती है? ये हमें गुप्त काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलकियां भी दिखलाती हैं। कश्मीर का इतिहास जानने के लिए हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिणी। एक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है कश्मीर के इतिहास के लिए, राज तरंगिणी। इसकी रचना काल क्या है, ये 12वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है, किसने लिखा था ये? कल्हान, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, कल्हान। ठीक है, कल्हान ने लिखा था ये। इतिहास लेखन में सहायता के लिए धर्मेतर ग्रंथों में जीवनियों या चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब मैंने पहले बताया, जीवनी लिखी जाती थी, और उस जीवनी से यही नहीं पता लगता कि इस राजा ने क्या किया या क्या नहीं किया अपने जीवन में, ये भी पता लगता था कि इस राज्य काल में समाज और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। इसकी रचना क्या होती थी? दरबारी कवि अपने आश्रयदाता शासकों के गुणगान के लिए करते थे। जीवनी कैसे लिखी जाती थी? जैसे कि मान लीजिए कि राजा हर्षवर्धन है, इसके दरबार में एक था बाण भट्ट। अब हर्षवर्धन एक लड़ाई लड़के आया, युद्ध से आया, तो उस युद्ध का पूरा बखान बाण भट्ट उसके सभा में करेगा। तो ये लिखित हो, ये क्या हो गया, है लिखित हो गया। ठीक है। या फिर हर्षवर्धन की जीवनी लिखी पूरी बाण भट्ट ने, कि हर्षवर्धन यहाँ पैदा हुआ, इसने ये किया, फिर ये युद्ध लड़ा, ये युद्ध लड़ा, इससे शादी की, उससे ब्याह किया, ये सारा जीवनी लिखी उसकी। तो इस जीवनी में सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में नहीं है, उस समाज के बारे में भी है, और वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में भी है। ये चूंकि, लेकिन इन पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बाण भट्ट हर्षवर्धन के बारे में या हर्षवर्धन के राज्य के बारे में गलत सलत नहीं लिख दे सकता। जैसे आज की डेट में क्या है, कुछ अखबार, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो गवर्नमेंट है, कुछ तो अखबार उनके अगेंस्ट में लिखते ही लिखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, आजाद है, इस चीज के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस समय तो जब हर्ष एक राजा का रूल होता था, तो बाण भट्ट ऐसा तो नहीं लिखते थे कि हर्षवर्धन ने बहुत गंदा लड़ाई लड़ा और वो हार गया अपने कमियों के कारण, तो ये नहीं लिख सकता था, क्योंकि उसको तो आना तो उसी के सभा में है ना। तो क्या होता है, चूंकि अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया करते थे, इसलिए इनका अध्ययन जरा सावधानी से करना चाहिए। इतिहासकार जब इन्हें पढ़ते हैं जीवनियों को, तो सावधानी से पढ़ते हैं। उन्हें पता था कि हाँ, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, इसकी इसे कोई प्रूफ नहीं है, जिसका प्रूफ नहीं है उसको काट देना है। दक्षिण भारत का सबसे प्रारंभिक, अब ये तो उत्तर भारत के कुछ हमने देख लिए, अब दक्षिण भारत का कुछ साहित्य कौन कौन से हैं? सबसे मेन है संगम, संगम साहित्य। दक्षिण भारत का सबसे प्रारंभिक साहित्य कौन सा है? संगम साहित्य। इसकी रचना तमिल में हुई थी। यह धर्मेंद्र साहित्य की श्रेणी में आता है। इसके रचयिता वे कवि थे, अब इसका एक कोई एक रचयिता नहीं है कि किसने एक ने लिखी थी, इसके कई रचयिता हैं। ठीक है, इसके रचयिता कौन से? जो ईसा की पहली 4 शताब्दियों के दौरान राजाओं और सामंतों के द्वारा प्रायोजित सम्मेलनों में एकत्रित होते थे। क्या होता था कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में करते हैं, राजा जो होते थे वो एक सम्मेलन कवियों का या उनको सम्मेलन बुलाते थे। ठीक है, सम्मेलन में ये लिखी जाती थी, ये कविताएं या इस साहित्य लिखा जाता था। और ये एक बार, ऐसा नहीं कि एक ही बार लिखा गया, एक ही साल में लिख दिया गया पूरा का पूरा, ये कई सालों का पूरा इतिहास जो था ना, जो साहित्य था, वो एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? संगम साहित्य बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक किताब की हेडिंग डाली संगम और नीचे लिखना शुरू किया, नहीं। पहले कुछ लिखा, फिर कुछ लिखा, फिर अगले साल कुछ सम्मेलन में कुछ लिखा गया, इन सबको जोड़ दिया गया और क्या कहलाया? संगम साहित्य कहलाया। इस साहित्य में विभिन्न नायकों की प्रशस्ति में रचित छोटी और लंबी कविताएं मिलती हैं। ठीक है, प्रशस्ति क्या होता है? प्रशंसा में। जैसे कि मान लीजिए पल्लव है, या चोला राज्य है, ठीक है, तो वहाँ के जो रूलर है या राजा है, उनके बारे में कविताएं हैं, तो उनकी प्रशंसा में लिखी जाती थी। शायद इन्हें राज दरबारों में सुनाने के लिए रचा जाता था। इस साहित्य के अंतर्गत, अब देखिए, 2 इंपॉर्टेंट महाकाव्य हैं, ये याद कर रखना, शिल्पदिक्रम और मणिमेखली जैसे महाकाव्य भी आते हैं। इसी साहित्य के अंदर दो महाकाव्य, जैसे हमारे जैसे उत्तर भारत में हमने महाकाव्य कौन से पढ़े थे? महाभारत और रामायण। उसी तरह से दक्षिण भारत में संगम साहित्य के अंदर 2 महाकाव्य हैं, शिल्पादिक्रम और मणिमेखली। 300 ईसा पूर्व से लेकर ईसवी सन 300 की अवधि में दक्षिण भारतीय समाज, यानी 300, 0, फिर 300, ये ईसा पूर्व है,
ये ईसा है, जो अभी चल रहा है, ये जीरो जहां से स्टार्ट हुआ डेट। तो यहां से लेकर यहां तक अवधि में दक्षिण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अध्ययन के लिए संगम साहित्य प्रमुख स्तोत्र है। यही से सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है दक्षिण भारत के इतिहास की। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा तक जो भी इतिहास रहा है वो कहाँ से हमें पढ़ने को मिलता है, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, संगम साहित्य से। ठीक है, उसके बाद है गैर साहित्यिक, मतलब जो साहित्य नहीं रहा है। ठीक है, साहित्यिक सूत्र कौन से हो गए, धर्म ग्रंथ हो गया, कविताएं हो गई, रचनाएं हो गई, ये सब चीजें हो गई, कहानियां हो गई, ये सब साहित्यिक स्तोत्र हो गए। गैर साहित्यिक स्तोत्र क्या हो गए, पहला अभिलेख। अभिलेख क्या होता था, जैसे आपने बड़ा सा पत्थर है उस पे लिखवा दिया, या मिट्टी है, पकी हुई मिट्टी है उस पे लिखवा दिया, तो दिखाओ पत्थर, धातु जैसे कॉपर की प्लेट हो गई, या पकी हुई मिट्टी आदि जैसे सख्त सतह पर खुरच कर उकेरी हुई लिखावट को अभिलेख कहते हैं। इनका अध्ययन पुरालेख विद्या, ये वर्ड याद करना, पुरालेख विद्या के अंदर किसका अध्ययन होता है, अभिलेख का। ऐसे बिल्कुल प्रारंभिक लेख शिलाओं और पत्थरों पर खुदे हुए मिलते हैं। आमतौर पर इनमें इन्हें खुदवाने वाले की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार को, जैसे कि अशोका है, अशोका ने शिलालेख लिखवाया था। ठीक है, तो उसने क्या लिखवाया था भाई, उसने कुछ ऑर्डर लिखवाए थे कि यहाँ ये चीजें होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, ये चीजें नहीं होंगी, यही चीजें होनी चाहिए, या ये राज्य हमारे अंडर है। ठीक है, ये राज्य हमारा दोस्त है, इस तरह से लिखवा दिया गया कुछ। ठीक है, तो ये शिलालेख है। तो इससे जानकारी क्या मिलती है कि उस समय के उपलब्धियां क्या थी, क्रियाकलाप क्या थे, विचार क्या थे राजा के, जिसने लिखवाया है उसके विचार क्या थे। इसलिए हमें ऐसे शिलालेख मिलते हैं जिनमें राजाओं की यशोगाथा होती है। तो ज्यादातर ऐसे शिलालेख होते हैं जिसमें राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के यशोगाथा उसकी लिखी जाती है, या लोगों द्वारा धार्मिक उद्देश्य लिखे जाते हैं। ठीक है, दान पुण्य का उल्लेख होता है कि इस राजा ने 100 गांव इस ब्राह्मण को दान दे दिया। ठीक है, तो ये लिखवा दिया उसने ताम्र पत्र पे, यानी कॉपर प्लेट पे, और ये हो गया आपका एक तरह से अभिलेख। कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ऐसे जिन अभिलेखों की रचना की थी उन्हें प्रशस्तियां, मैंने पहले बताया प्रशस्ति क्या होता है, किसी के बारे में प्रशंसा करना। तो इस प्रशस्ति में आपका साहित्य भी आता है और अभिलेख भी आता है। साहित्य कैसे, मान लीजिए कि बाण भट्ट ने कोई कविता सुनाई हर्षवर्धन के प्रशंसा में, तो साहित्य में आ गया। मान लीजिए हर्षवर्धन ने कहीं पे शिलालेख बनवाया और अपनी प्रशंसा में लिखवा दिया कुछ, या किसी किसी दूसरे ने हर्षवर्धन की प्रशंसा में लिख दिया। ठीक है, तो उसे प्रशस्ति कहेंगे, प्रशंसा के लिए लिखा गया। कुछ उत्कीर्ण लेखों में तारीखें दी हुई हैं। कभी तो इनमें तारीख दी जाती थी, कहीं में नहीं दी जाती थी। अन्य के समय, और जिसमें तारीख नहीं है, जो अन्य हो गए, उनके समय का अनुमान कैसे लगाया जाता था, पुरा लिपि प्रशास्त्र से या लेखन शैली के आधार पर काफी सटीकता से लगाया जाता था कैसे इसको कब लिखा गया होगा। बिल्कुल प्रारंभिक शिलालेख प्राकृत लिखा गया है। ठीक है, पूरा एक वर्ड है, प्राकृत में मिलते हैं, प्राकृत भाषा है, प्राकृत में मिलते हैं। ठीक है, हमने जैन की, बुद्ध के पढ़ा था, बौद्ध जो लिखे गए थे किस भाषा में थे, पाली में। और जैन जो साहित्य थे वो किस में लिखे थे, प्राकृत में। ठीक है, तो जो शुरू में बिल्कुल प्रारंभ में जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, आम लोगों की भाषा थी, इसलिए ज्यादातर शिलालेख या अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में मिलते हैं। आगे चलकर इन्हें तमिल और संस्कृत में भी लिखा जाने लगा। ठीक है, शिलालेख लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम किसका है, मौर्य सम्राट अशोक का। उनके अधिकतर शिलालेख किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि। जैसे अभी हम हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक है, तो उस समय किस लिपि में लिखा था, ब्राह्मी लिपि में। ज्यादातर, अधिकतर, सारे नहीं बोला इसने, अशोक के सारे नहीं, अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। और भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा। अब देखो भाषा और लिपि में अंतर क्या है, जैसे हिंदी क्या है, भाषा है, और जब हम लिखते हैं तो लिपि क्या है, देवनागरी है। वैसे ही प्राकृत भाषा का नाम है, और लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। हालांकि उत्तर पश्चिम में मिले कुछ शिलालेख की लिपि खरोष्टी है, ये पूछा भी गया है। उत्तर पश्चिम मतलब कि जैसे ये आपका भारत हो गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो गुजरात, पाकिस्तान, कश्मीर, इस तरफ जो है आपका
जो एरिया है, उत्तर पश्चिम में जो एरिया है, जो कि ज्यादातर पाकिस्तान से अभी के पाकिस्तान से जुड़ लगा हुआ है, वहां जो भी शिलालेख मिले उनमें ज्यादातर जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? खरोष्टी। अफगानिस्तान में जो शिलालेख मिले उनकी लिपि क्या थी? आरामाइक और ग्रीक लिपि थी। देखिए, अगर ये पूरा भारत है आपका, मौर्य के अशोक के टाइम पे, मौर्य सम्राट अशोक के टाइम में भारत का विस्तार लगभग ईरान तक था। ठीक है। तो जो शिलालेख उत्तर भारत में मिले वो लगभग ब्रह्मी लिपि में थे ज्यादातर। ठीक है। जो शिलालेख उत्तर पश्चिम में मिले वो कौन से थे? खरोष्ठी लिपि में थे। और जो शिलालेख आपको अफगानिस्तान में मिले वो कौन से थे? आरामाइक या फिर ग्रीक, इस लिपि में थे। तो ये चार लिपियां हमें मिली अशोक के टाइम पे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक। ताकि अब यहाँ पे अरामाइक क्यों है? यहाँ के स्थानीय लोग इस भाषा को समझते होंगे, इस लिपि को समझ लेंगे, इसलिए इस लिपि में लिखा गया। यहाँ खरोष्टी में क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ के लोग इस लिपि को समझते थे, इसीलिए लिखा गया। ब्रह्मी लिपि को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्मी लिपि को पढ़ने में, अब अगर मान लीजिए आपको एक शिलालेख मिलता है कहीं पे, आप कहीं घूमने गए, वहां एक आपको शिला पत्थर पे कोई लिखा हुआ मिला, वो हिंदी नहीं है, देवनागरी नहीं है, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए एनालिसिस, उसका अध्ययन होता है बहुत ज्यादा। तो जब ब्रह्मी लिपि के शिलालेख मिले थे तो काफी समय तक अध्ययन किया गया उसका कि ये लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, ये ब्रिटिश का नाम है, अंग्रेज, इन्होंने 1837 में, सबसे पहले इन्होंने 1837 में ब्रह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली इनको, मतलब ये पढ़ पाए कि हाँ ये चीज लिखी हुई है इसमें। काफी ऐसा नहीं कि गए और इनको ऊपर से कुछ भगवान ने किया और पढ़ने लगे, इन्होंने काफी अध्ययन किया। उसके बाद लगा हाँ इस अक्षर का मतलब ये है, इस अक्षर का मतलब ये है, इस अक्षर का मतलब ये है। फिर प्रिंसिप जो है ब्रिटिश शासन ने में सिविल सर्वेंट थे, वो काम करते थे, जॉब करते थे। ब्राह्मी हिंदी की भांति बाएं से दाएं लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम कैसे हिंदी लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, मगर इस प्रकार हम किधर ऐसे लिखते हैं ना, बाएं से दाएं, ये बायां हिस्सा है हमारा और ये दायां हिस्सा है, तो हम ऐसे लिखते हैं। खरोष्टी कैसे लिखी जाती थी? इधर से लिखी जाती, उर्दू की तरह उल्टी लिखी जाती है, इधर से दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेखों में हमें उनकी धर्म और प्रशासन संबंधी नीतियों को समझने में बहुत सहायता मिली। अशोक के जो शिलालेख मिले उनसे हमें उसके धर्म और प्रशासन की संबंधी जो नीतियां थी, वो जो काम करते थे, उसके बारे में जानकारी मिली। ईसा पूर्व पहली सदी से राजा धर्मार्थ भूमि का दान करने लगे। पहले भूमि दान नहीं होता था, होता होगा लेकिन इसको कोई सबूत नहीं मिले। तो पहले क्या था, अब मैंने जैसे बताया शुरू में, जो भूमि का दान यानी जैसे पूरी जमीन दान में देते हैं, वैसा कोई कहीं पे एविडेंस नहीं मिला, कहीं पे साक्ष्य नहीं मिला। तो माना जाता है कि पहले नहीं होता होगा भूमि का दान। पहली सदी से, पहली सदी ईसा पूर्व मतलब 1 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, सदी बोला ना, 100 ईसा पूर्व से यहाँ से लेकर हमें भूमि दान के साक्ष्य मिले। और सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले दक्कन के सातवाहन राजाओं ने ऐसे दान, तो ऐसा पूछा था कि भूमि दान सबसे पहले कहाँ के राजाओं ने शुरू किया। उत्कीर्ण लेखों में ऐसे दाताओं और दान प्राप्त करने का विवरण दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस इनमें से कुछ लेख पत्थरों पर पाए गए हैं और अधिकतर तांबे के पत्थरों पर पाए गए हैं, तांबे के पत्थर यानी प्लेट्स पर पाए गए हैं। मगर इस प्रकार के लेखों को प्रमाण के तौर पर पूरी तरह स्वीकारने में कुछ बाधाएं हैं। कैसे? कब? अब ऐसे शिलालेख है मान लीजिए, अभी लिखा गया था मान लीजिए आपको 200 ईसा पूर्व, और इस पे जो लिखा गया था खोद खोद के, कुछ चीजें मिट गई हैं, कहीं कहीं से मिट गई हैं। अब उन्हें पूरी तरह से पढ़ना और समझना संभव नहीं होता। इसके अलावा कहीं कहीं लिखावट घिसी गई है और कुछ अक्षर गायब हो गए हैं। ठीक है, यह भी हो सकता है कि कुछ शब्दों के अर्थ हमारे सामने स्पष्ट ना हो सके, इसलिए पूरी तरह स्वीकारे नहीं जाते। इसके बाद क्या है? सिक्के। ये भी इंपॉर्टेंट है इतिहास जानने के लिए। ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, याद कर लो, वैसे तो दिखे पता ही लग जाएगा। इसके अंतर्गत सिक्कों पर उकेरी हुई लिपि और आकृतियों जैसे दृश्य तत्व ही नहीं, धातुओं का विश्लेषण जैसे तत्व भी आ जाते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए सिक्का मिला, ठीक है, इस पर क्या लिखा था, किस भाषा में लिखा था, इस पर किस तरह की आकृति बनी हुई थी। ठीक है,
ये किस धातु से बना था, ये कब बनाया गया था, इस सब चीज से पता लगता है कि इतिहास का पता लगता है। मान लीजिए आपको मौर्य काल में सोने के 3 सिक्के मिले और चांदी का एक ही सिक्का मिला, तो आपको क्या पता लगा इससे कि अर्थव्यवस्था मजबूत है। समझ रहे हो, सोने के ज्यादा सिक्के मिल रहे हैं, चांदी का कम सिक्का मिल रहा है, तो अर्थव्यवस्था मजबूत है। मान लीजिए इस पर सोने के सिक्के जो मिले, इस पे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, ठीक है, देवियों की तस्वीर ज्यादा है, तो इससे भी समाज का पता लगता है, अर्थव्यवस्था का पता लगता है। इसी तरह सोने के जो सिक्के होते थे, चाहे सोने किसी के भी हो, सिक्कों का अध्ययन किया जाता था और इतिहास का पता लगाया जाता था। प्राचीन सिक्के अधिकतर किसके होते थे? तांबे, चांदी, सोना, सीसा जैसी धातुओं में ढाले जाते थे। भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क्ड कैसे होता है? पंचमार्क्ड, धातु का सिक्का, उस धातु को पिघलाया, उसको सपाट किया, उस पे स्टैंप लगा दिया। पंचमार्क मतलब स्टैंप लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट है। शुरू में आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के पाए जाते थे। इनकी कोई आकार नहीं होता था, पूरे गोल नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि पूरा गोल होगा। ये चांदी और तांबे में ढले होते थे। ये पंचमार्क जो होते थे, चांदी के होते थे, सिल्वर या फिर कॉपर के होते थे, तांबे के होते थे। पहले पहल जिन सिक्कों में शासकों के नाम और आकृतियां दिखाई देती थी, उन्हें भारतीय यूनानियों ने जारी किया। भारतीय यूनानियों ने, जो यूनान से भारत में आए थे, उन्होंने जारी किया, जिनका इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर नियंत्रण स्थापित हो चुका था। जैसे भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग पे अगर यूनानियों का नियंत्रण हो गया, तो उन्होंने सिक्के जारी किए थे। उन सिक्कों पर क्या थे? आकृतियां होती थी, राजाओं की आकृतियां, देवताओं की आकृतियां, ऐसी आकृतियां होती थी। फिर उसके बाद सर्वप्रथम, अभी तक कौन से सिक्के थे? सिल्वर के और कॉपर के। अब सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं ईसा की पहली शताब्दी में कुषाणों ने जारी की। ये पूछा गया कई बार। सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? कुषाणों ने। कुछ बहुत ही दर्शनीय स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश ने भी जारी की थी। सिक्के चूंकि विनियम यानी लेन देन के माध्यम के रूप में आते थे, इसलिए इन उनसे आर्थिक इतिहास के बारे में भी उपयोगी जानकारी मिलती है। कुछ सिक्के शासकों की अनुमति से व्यापारियों और दस्तकारों के संघों द्वारा जारी किए जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि सिक्के राजा ही जारी कर रहा है। कुछ होता था सिक्के व्यापारी भी जारी करते थे, लेकिन अनुमति लेके शासकों से। इससे दस्तकारों और वाणिज्य के प्रभाव का पता चलता है। मतलब अगर वो अपने सिक्के जारी कर रहे हैं, मतलब उनका प्रभाव ज्यादा है उस समय। सिक्कों पर राजाओं और देवताओं की आकृतियां भी दिखाई देती थी। और उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश, ये सब चीजें क्या बोलता है? उस समय कला कैसी है, आर्ट कैसा है, और धर्म के, समझ रहे हो, इन चीजों का पता लगता है। उसके बाद है पुरातत्व। तो पहला हो गया साहित्य, अभिलेख, सिक्के। अब पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? अतीत के भौतिक अवशेषों, उनका अध्ययन पुरातत्व के सहायता से होता है, जो हमें पुराने खुदाई करके पुराने टीलों की तहों की एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से खुदाई करना और उसके द्वारा मिले अवशेषों के आधार पर बीते युग के मनुष्यों के भौतिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना सिखाता है। जैसे कि कहीं जगह पे गए, वहां पे खुदाई की, वहां पे कुछ आपको कंकाल मिले, कुछ मटके मिले, कुछ अलग चीजें मिली। इस अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरातत्व अध्ययन कहते हैं। ठीक है। इतिहास पूर्व काल अर्थात लेखन का आविष्कार होने से पहले। अब जैसे मान लीजिए लिखने का आविष्कार ही नहीं हुआ है, या जो लिखा गया है वो बहुत पुरानी विधि है, समझ रहे हो? जैसे लिखना जो है उसका एक पूरा लिखावट जो है, लिखाई कैसे शुरू हुआ? शुरू में लोग सिंबल्स यानी ऐसे आकृतियां बना के लिखते थे, ठीक है, इस तरह लिखते थे। धीरे धीरे अक्षर लिखना शुरू हुआ। अब धीरे इसके बाद क्या हुआ? अल्फा प्रॉपर तरीके से अब लिखना शुरू हुआ। क, ख, ग, इस तरह से लिखना शुरू हुआ। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई। इससे भी पहले जब लिखा ही नहीं जाता था कुछ, तो उस समय के इतिहास को कैसे जान सकते हैं? या फिर इस समय जब लिखा तो गया, लेकिन समझ में ही नहीं आया क्या लिखा गया है, तो उस समय के इतिहास को कैसे जान सकते हैं? सबसे उस समय के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है पुरातत्व। ठीक है। जब हम लिखित चीजें नहीं है, या जो चीजें हैं लिखित उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो लेखन का आविष्कार होने से पहले के युग के अध्ययन के लिए पुरातत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास मूलतः लिखित सामग्री पर आधारित होता है। ज्यादातर हम लिखित सामग्री पर आधारित है इतिहास तो। हालांकि भारत में 2500 ईसा पूर्व में भी सिंधु घाटी संस्कृति के काल में लेखन का प्रचलन था। इस समय भी लिखा जाता था, लेकिन इस तरह लिखा जाता था जिसे अभी तक समझ नहीं पाया गया है। अब तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार हालांकि हड़प्पावासी लिखना जानते थे इस तरह, लेकिन इतिहासकार उस लेखन को पढ़ नहीं पाए।
उनकी संस्कृति को प्रारंभिक इतिहास के दौर में रखा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उनकी संस्कृति प्रारंभिक ऐतिहासिक दौर में रखेगी। जिस जिस सबसे पहली लिपि को पढ़ा जा चुका है, उसे सबसे पहली लिपि भारत में पढ़ी गई कौन सी? ब्रह्मी। देखो, यह आपका 2500 से लेकर लगभग 2500 या 3500 लेकर 1700, हड़प्पा, वैदिक 1000 तक, उत्तर वैदिक 600 तक, फिर मौर्य। यहाँ जो लिखा गया उसको हम पढ़ पाए, यहाँ से यहाँ तक को नहीं पढ़ पाए, या वैदिक को पढ़ ली, यहाँ से यहाँ तक को नहीं पढ़ पाए। सबसे पुराना लिपि जिसको हम पढ़ पाए वो ब्रह्मी, ये तीसरी सदी की, यानी 300 ईसा पूर्व। समझ रहे हो? 300 ईसा पूर्व में जो लिपि थी वो ब्रह्मी लिपि थी, उसको पढ़ पाए। कुछ चीजों को हम बता पाए खुदाई के बाद। खुदाई के द्वारा भारत में 7 लाख वर्ष पहले रहने वाले 7 लाख वर्ष पहले रहने वाले मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त औजार तक मिले हैं। मतलब आज से 7 लाख वर्ष पहले मनुष्य किस तरह के औजार यूज करता था, वो भी खुदाई मिले हैं। हड़प्पा के स्थानों की खुदाई में वहीं वहां की बस्तियों की योजना, किस तरह से वो बस्तियां बनाते थे, लोगों के निवास किस तरह थे, जो घर बनता था वो किस तरह था। साथ ही यह पता लगता है कि वे मिट्टी के किस प्रकार के बर्तन, किस तरह के औजार और किस तरह के उपकरण और किस तरह के खाद्यान्न का इस्तेमाल, खाने की चीजों का इस्तेमाल करते थे। खुदाई से पता लगा है सिर्फ। दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनकी मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियारों, अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था। क्या करते थे? अब जैसे दफनाते हैं ना लोग, कुछ तो दफनाते थे, उसके ऊपर अलग अलग आकृति के होते थे। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए अलग अलग आकृति के होते थे। कुछ कब्रों के ऊपर पत्थर इस तरह से होते थे, ठीक है, कुछ पे बड़े होते थे गोल तरह के, कुछ पे अलग आकार के होते थे। तो ये सिर्फ दक्षिण भारत में मिले। इन कब्रों को क्या कहते हैं? इन कब्रों को एक महापाषाण, और इस युग को नाम दिया गया महापाषाण काल या मेगालिथ। मेगा मतलब बड़ा, और पाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर। ठीक है ना? तो महापाषाण, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, महापाषाण यानी कि कब्रों पे जो पत्थर लगा देते हैं, बड़े बड़े पत्थर। इनकी खुदाई में हमें तीसरी सदी ईसा पूर्व के पहले के दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के बारे में पता। अब कैसे पता लगेगा? कब्रों को खोद कैसे पता लगेगा? कभी कभी क्या होता था, लोग कब्रों में उन जो जो मरता था उसके साथ मिट्टी के बर्तन, क्या कहते हैं, जानवर या हथियार ये सब चीजें दफना देते थे साथ में। समझे? तो इन चीजों से पता लगता था कि उस समय का कैसा रहा होगा, लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। खुदाई में मिले अवशेषों की प्राचीनता या उम्र का निर्धारण कई पद्धतियों से होता है। अब खुदाई में जो अवशेष मिलेगा, मान लीजिए कंकाल मिला है, अब कैसे पता लगेगा कंकाल किस समय का है? ठीक है, तो इससे सबसे महत्वपूर्ण कई विधियां होती हैं, कई पद्धतियां होती हैं जानने के लिए, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, याद रखना इसको, रेडियो कार्बन या कार्बन 14 या C14 काल निर्धारण पद्धति। कार्बन 14 एक विकिरणशील कार्बन है। अब ये वर्ड क्या है? ये साइंस का वर्ड है, ठीक है ना? जो सभी प्रकार के, ये कार्बन 14 क्या होता है? सभी प्रकार के जीवनधारियों में होता है। जीवनधारियों की मृत्यु के बाद सभी विकिरणशील पदार्थों की तरह यह भी एक निश्चित समान गति से नष्ट होता है। जैसे कोई मरा तो उसके अंदर जो कार्बन था वो भी नष्ट होने लगेगा। मरने पे एकदम सारा नष्ट नहीं हो जाएगा, मरने के बाद वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होगा। जैसे पेड़ पौधा है, उसका भी कार्बन धीरे धीरे, कार्बन 14 जो है, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। किसी भी प्राचीन पदार्थ की उम्र का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसका, उसके अंदर जो कार्बन 14 है वो किस सीमा तक खत्म हो चुका है या ह्रास हो चुका है। समझ रहे हो? कार्बन 14 को इतना खत्म होने में कितना साल लगा होगा, इससे पता लगा जाता है कि ये तत्व कितना पुराना होगा। इतना ये है डिटेल में, ठीक है? तो खुदाई से जो चीजें मिलती है, किस पद्धति से पता लगता है कितना पुराना है? कार्बन 14 से। मौसम और वनस्पतियों के इतिहास का पता पौधों के अवशिष्ट अंशों और मुख्यतः पराग के विश्लेषण से मिलता है। कैसा मौसम था? आप बोला जाए कि आज से 7,000 वर्ष पहले मौसम कैसा रहा होगा, या वनस्पतियां कैसी रहेंगी, कैसे पता लगेगा? तो इसका कैसे पता लगेगा? अवशिष्ट अंग, जो बचे हुए अंश है, या मुख्यतः पराग से पता के विश्लेषण से पता लगता है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कश्मीर और राजस्थान में 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व लगभग खेती होती थी। वहां तब भी खेती होती थी। धातु की बनी वस्तुओं की प्रकृति और अवयवों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए कोई धातु का वस्तु मिला, अब वो इस तरह से मिला, हल शेप में मिला, हल शेप में मिला, तो क्या पता लगेगा कि ये हल तो है ही, तो खेती ही होती होगी इससे। मान लीजिए वो तीर शेप में मिला, तो किस लिए मिला होगा? कि
शिकार होता था उससे। ठीक है, तो इन धातुओं के आकार से या इन धातुओं में क्या कौन सी धातु है, इससे भी इसका भी वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है। इससे उन खदानों का भी पता चल सकता है जिनसे धातुएं निकली। मान लीजिए तीर मिला एक तांबे का है, ठीक है, और कई चीजें मिली तांबे की हैं, तो वो तांबा आ कहाँ से रहा है, कहीं खदान होगा। ठीक है, वो खदान कहाँ है, इस चीज का भी पता लगता है। इस प्रकार धातु प्रौद्योगिकी यानी कि मेटलर्जी, धातु प्रौद्योगिकी के विकास के चरणों को भी पहचाना जा सकता है। भूवैज्ञानिक अध्ययन से प्रागैतिहासिक मानव के निवास स्थल की मिट्टी, चट्टानों आदि के इतिहास का अनुमान हो जाता है। जब तक एक और मनुष्य और दूसरी ओर मिट्टी, पौधे और पशुओं के निरंतर पारस्परिक संपर्क को ना समझा जाएगा, तब तक मानव इतिहास को नहीं समझा जा सकता। ये कहना आसान, ये मतलब इम्पोर्टेंट। देखो, जब तक इंसान, एक तरफ इंसान को रखो और दूसरी तरफ पर्यावरण को रख दो, यानी मिट्टी, पौधे और पशु, ये उसका पर्यावरण हो गया मनुष्य का। जब तक इन दोनों को पारस्परिक संपर्क को ना समझा जाएगा, तब तक मानव इतिहास को नहीं समझा जा सकता। पुरातात्विक अवशेषों के साथ ही भूवैज्ञानिक अब पुरातात्विक अवशेषों के साथ ही भूवैज्ञानिक और ये सब प्राणी शास्त्रीय अध्ययनों का योग मानव इतिहास की पुनर्रचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है। जो विदेशी यात्री आते थे भारत में, और वो जो चीजें लिखते थे, बताते थे, उनका ब्यौरा जो होता था, उससे भी पता लगता है कि इतिहास उस समय कैसा रहा होगा। स्थानीय साहित्य से प्राप्त जानकारी को विदेशियों द्वारा दिए गए ब्यौरों से और बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आप मौर्य काल के इतिहास को पढ़ रहे हो, और आपको स्थानीय तो आपको मिल गया वहां का, जैसे कि स्थानीय मतलब जैसे कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। तो ये तो स्थानीय साहित्य हो गया ना। इसे क्या बोलेंगे, स्थानीय यानी लोकल, जो कि भारतीय नहीं लिखा, स्थानीय साहित्य, जो यहीं के लोगों ने लिखा उसको बोलेंगे स्थानीय साहित्य। अब इससे प्राप्त जानकारी को अगर विदेशियों द्वारा दिए गए ब्यौरों से और बढ़ाया जा सकता है, अगर इसको प्लस जो विदेशी आए इस समय मौर्य काल में, जो विदेशी आए उन्होंने जो लिखा, उन दोनों को जोड़ दो तो और ज्यादा जानकारी मिलती है। कैसे, भारत में समय समय पर ग्रीस, रोम और चीन से आगंतुक आते रहे, मतलब मेहमान आते रहे। कोई राजदूत बनकर आया, कोई यात्री के रूप में आया, और तो कोई सिर्फ धर्म का अध्ययन करने के लिए आया। उन्होंने जो कुछ देखा उसका वह तांत छोड़ गए और लिख के छोड़ गए कि भाई यहाँ यहाँ हम भारत में गए, यहाँ हम इस नगर में गए, यहाँ ये राजा था, ये चीजें होती थी, ये राजा इस चीज के लिए फेमस था, ये तरह के धर्म होते थे, ये तरह के फेस्टिवल होते थे, यहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता था, पुरुषों के साथ ये चोरी चकारी होती थी कि नहीं होती थी, सड़कें कैसी थी, ये सब चीजें लिख के चले गए वो। जैसे आजकल व्लॉग बनता है, और ये आपने यूट्यूब पे देखा होगा व्लॉग। जैसे कोई कहीं जाता है तो अपना कैमरा लेके जाता है, उस समय कैमरा नहीं था तो लिख देते थे वो। तो उस तरह से एक व्लॉग हो गया एक तरह से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अब ये याद करना है, मेगास नामक ग्रीक राजदूत आया था। राजदूत किसे कहते हैं, गाड़ी वाला राजदूत नहीं है, जो कहीं का दूसरी जगह का राजा भेजता है किसी और राजा के दरबार में, जिसने इंडिका लिखी थी। इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, किसने लिखा, मेगास्थनीस ने। इसका मूल पाठ आज नहीं मिलता, जो ओरिजिनल कॉपी थी इंडिका की वो नहीं मिलती, नहीं है अभी। लेकिन इसके कुछ अंश परवर्ती ग्रीक लेखकों के, मतलब ग्रीक के बाद जो लेखक आए उनकी रचनाओं में, इन लेखकों ने इसमें से कुछ चीजें, जैसे कि इंडिका लिख दी। अब इंडिका लिखी तो और जो ग्रीक आया उसने इस इंडिका में से कुछ चीजें अपनी किताबों में लिखी, और ग्रीक आया उसने इस इंडिका में से कुछ चीजें अपनी किताब में लिखी। तो ये सब चीजें तो मिल रही, ये नहीं मिली अभी तक। अब इन्हीं को एकत्रित करके पढ़ा जाए तो मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था की नहीं बल्कि सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों की भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है तो ये होता है आपका, जो बाहर से लोग आए वो कैसे हेल्प करते हैं। पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के ग्रीक और रोमन व तांतों में कई भारतीय बंदरगाहों का और उन वस्तुओं का उल्लेख होता है जिनका व्यापार भारत रोमन साम्राज्य के बीच में होता था। जैसे कोई ग्रीक आया, उसने कहा कि भारत से हम ये लाए और ये ले गए, ये इस तरह का व्यापार होता था, इसका भी जानकारी मिली है। इस संदर्भ में ग्रीक में लिखे ग्रंथ, अभी ये याद करना, एरिथ्रियन सी और टॉलमी के ज्योग्राफी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अब टॉलमी एक आदमी का नाम है, इसने ज्योग्राफी लिखी थी। एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ है, लेकिन लिखने वाले का नाम अभी तक पता नहीं है।
लिखने वाले का नाम नहीं पता। चीनी यात्रियों के चीनी यात्री जो आए, अभी तक ग्रीक आए थे, अब चीनी आ रहे हैं। चीनी में कौन आ रहे हैं? फाहियान और हुएनसांग, ये आए थे। और भी आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों बौद्ध थे। इन्होंने देश में बौद्ध तीर्थों के दर्शन किया, जैसे गया गए, फिर राजगीर गए, यहाँ से फिर कहीं गए, इस तरह से अलग अलग बौद्ध स्थानों पे गए और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए फाहियान ने गुप्त काल, अब देखो यहाँ पे लिखा गया फाहियान कब आया था? गुप्त काल में आया था। ठीक है, इसमें से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या नोट करना, फाहियान गुप्त काल में भारत आया था और उसने भारत की स्थितियों का वर्णन किया। वैनसांग 7वीं सदी में आया, हर्षवर्धन के टाइम पे। तो दो चीजें आप नोट कर लो, फाहियान गुप्त काल में आया था, मतलब पहले फाहियान आया था गुप्त काल में, 5वीं शताब्दी मतलब 400 में आया था, लगभग 400 एडी में आया था। और ह्यूएन कब आया था? 7वीं शताब्दी यानी 600 एडी में आया था, लगभग 601 या 623 ऐसे होगा कुछ। तो इसमें आया था हुएन सांग। कब उस समय राजा कौन था? हर्षवर्धन था। उसने भी उसका ब्यौरा दिया। हुएन सांग ने उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में के उत्कर्ष का भी विस्तार वर्णन किया है, मतलब हुएन सांग ने नालंदा के बारे में भी लिखा है। अब है इतिहास। अब तो हमने सारे स्तोत्र पढ़ लिए, ठीक है। कौन कौन से स्तोत्र पढ़े थे? साहित्य हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, पुरातत्व हो गए, और जो बाहर से यात्री आए इनके ब्यौरे हो गए। इसके बाद क्या है? इतिहास की बदलती अवधारणाएं। इतिहास की बदलती अवधारणाएं, एक धारणा विशेषकर पश्चिमी विद्वानों द्वारा फैलाई गई। अब धारणाएं क्या होती हैं कि सोच, पश्चिमी जो विद्वान थे, पश्चिमी विद्वान मतलब अमेरिका या यूरोप, यूरोप बोले तो बहुत पूरा यूरोप आ गया, फ्रांस, स्पेन, ये सब आ गया, ब्रिटेन, ये भी यूरोप में आ गया। तो ये सब पश्चिमी देश माने जाते बोले जाते हैं। तो यहाँ के जो विद्वान थे, इनकी एक विशेष धारणाएं थी कि प्राचीन काल के भारतीयों में इतिहास लेखन का कोई बोध नहीं था, मतलब समझ नहीं थी। जो भारतीय इतिहासकार थे, जो भारत में इतिहासकार थे, वो इतिहास लिखना नहीं जानते थे। ये इनका ये मान किनका मानना था? जो पश्चिमी यहाँ के विद्वान जो थे, इनका मानना था। मगर यह सही नहीं है। वास्तव में भारतीयों का इतिहास लेखन बोध पश्चिमी लोगों से भिन्न था। हमारे लिखने का तरीका अलग था। वो कैसे लिखते थे? डेटेड करके लिखते थे, डेट डाल के लिखते थे, ठीक है, इस तारीख इस सन इसमें ये हुआ। पश्चिम में घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखा जाता, मतलब डेट के अनुसार लिखा जाता था, जबकि प्राचीन भारत की पद्धति इतिहास लिखने की अलग थी। इसका उदाहरण हमें पुराणों में देख सकते हैं। हमने क्या, महाभारत क्या इतिहास की किताब है? रामायण इतिहास की किताब है, लेकिन लिखने का अभी महाभारत में हमने ये लिखा ही, कहीं डेट डाली ही नहीं। जिसने भी महाभारत लिखा उसने डेट डाला ही नहीं कहीं पे, जिसने रामायण लिखा उसने कहीं भी डेट नहीं डाली। तो हम कालक्रम में नहीं लिखते थे, हमारा लिखने का अलग तरीका था। ठीक, समझ रहे हो? जिसमें 4 विभिन्न युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और हर युग के शासकों राजवंशों की जानकारी हमें मिलती है। अलग अलग युग के जो शासक थे उनकी जानकारी तो हमें मिलती है भारतीय इतिहासकारों से। इसके अतिरिक्त उत्कीर्ण लेखकों की बड़ी संख्या भी मिली है, जिसमें विभिन्न राजवंशों और राजाओं की वंशावलियां लिखी गई हैं। जैसे कि अब पता लग कैसे लगेगा कि भाई देखो, जरासंध था, मान लीजिए जरासंध का एग्जाम्पल है, था इसका पुत्र ये था, इसका पुत्र ये था, इसका पुत्र ये था, ये सब लिखा गया है ना, ये सब। तो इसमें हमें सिर्फ युग का पता लगता है, किस युग की बात चल रही है, राजा के शासक का पता लगता है, पूरी वंश का पता लगता है, ये सब पता लगता था। भारतीय घटनाओं के समय और स्थान का बुनियादी बोध मिल जाता था इस समय। लेकिन उनका पढ़ने का, अंग्रेजों के पढ़ने का तरीका अलग था। जो पश्चिमी विद्वान थे उनका, उनको चाहिए था कि भाई डेट लिखो यहाँ पे, 1 जनवरी 1957 को क्या हुआ था। और उनको ये डेट कहीं मिल ही नहीं रही थी, तो उनको लगता था इतिहास ही लिखना नहीं आता। लेकिन हमारा इतिहास लिखने का तरीका अलग था बस। प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक खोज 1765 से शुरू हुई। मतलब अब क्या हुआ, इतिहास लिखने का तरीका बदल गया। आरंभ हुई जब बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। 1765 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, और ये दोनों बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए थे। हिंदू विधि व्यवस्था लागू करने के लिए, विधि मतलब कानून, हिंदू कानून की व्यवस्था लागू करने के लिए भारतीय विधि के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति का, याद कर लेना, 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनुस्मृति का अनुवाद किया गया। अब अंग्रेज है, उन्हें पता, उनको कैसे पता लगेगा कि भाई इस शादी के लिए एक नियम है, ये दंड है, किस चीज के लिए ये दंड है, ये सजा किस चीज के लिए, कितनी सजा है, ये सब चीज कैसे पता लगेगी? मनुस्मृति से। अगर वो इसका पालन नहीं करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे।
समझ, आते ही अंग्रेज अगर बराबरी बराबरी करने लग जाते तो लोग तो पहले ही भड़क जाते। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, मनुस्मृति को अनुवाद कर दिया 1776 में अंग्रेजी में। अंग्रेजों ने प्राचीनतम भारतीय नियमों और आचारों को जानने समझने के लिए आरंभिक में बहुत प्रयत्न किए थे। उन्होंने, अभी याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1784 में एक संस्था बनाई थी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका काम यही था, इस सोसाइटी का काम यही था कि भारत के जो भी विधि ग्रंथ ये चीजें हैं इनको समझो, पढ़ो और समझो। ऐसी अन्य सोसाइटियों में के तत्वाधान में हिंदू धार्मिक तथा शास्त्रीय लेखन का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अब इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, गीता का अनुवाद किया, कई चीजों का अनुवाद किया। इसके अध्ययन को सबसे अधिक बल जर्मनी में जन्मे विद्वान मैक्स मूलर के प्रयत्नों से मिला। अंग्रेजों ने भी जल्द ही समझ लिया कि भारतीयों पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उनके धर्म ग्रंथों और सामाजिक व्यवस्थाओं को ज्ञान आवश्यक है। अगर राज करना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या क्या है इनका नियम कानून। ईसाई जो मिशनरी आए, मिशनरी जो होते हैं जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं ना, वो मिशनरी होते हैं। ईसाई मिशनरियों ने भी भारतीयों का धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन करने और ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय कानून और रीति रिवाजों की अधिक जानकारी हासिल करने की जरूरत महसूस हुई। वो आए धर्म परिवर्तन के लिए, पहले उसे पता तो लगे कि यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ कैसे पूजा पाठ होती है, तभी तो धर्म परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे वो। तो जरूरत हुई, अंग्रेजों को शासन करने के लिए जरूरत हुई, ईसाई मिशनरी या उनको धर्मांतरण के लिए जरूरत हुई, सब चीज के लिए जरूरत क्या महसूस क्या हुआ कि भाई यहाँ के धर्म ग्रंथ है इनको पढ़ा जाए। तो भारतीय लेखन का अनुवाद करना शुरू हुआ और पश्चिमी विद्वानों ने जताया कि भारतीय परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक हैं और अत्याचार शासन से अभ्यस्त हो चुके हैं। उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जो लोग हैं ये परिवर्तन नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहते हैं, और अत्याचार से इनको आदत हो चुकी है, अत्याचारिक शासन की, मतलब राजा रानी जो शासक वाला रूल होता था उसकी आदत हो चुकी है इनको। 1904 में विंसेंट ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। अभी याद कर लो किसने लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट ए स्मिथ ने। कब लिखी थी, 1904। यह प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास था। प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित मतलब डेट के साथ ये सब चीजों, मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा गया इतिहास था। जैसे आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं कि ये भगत सिंह ने इस तारीख को ये किया, इसने ये चीज किया, फिर इसके आगे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ऐसा नहीं कि त्रेता कलयुग में भगत सिंह आए थे और उसी युग में नरेंद्र मोदी भी आए थे। इस तरह से नहीं, पूरा व्यवस्थित इतिहास लिखा। लेखन ने लेखक ने इसमें इतिहास को ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखा। अब उसने लेखा, सोच कौन सी थी, ब्रिटिश सोच थी, और भारत में ब्रिटिश शासन को आवश्यक, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था कि ब्रिटेन जो शासन कर रहा है भारत में उसको कैसे आवश्यक ठहरा कि हम जो कर रहे हैं वो जरूरी है या सही है। उसके बिना वो शासन नहीं कर सकते थे ज्यादा, कि यहाँ उनका शासन जरूरी है, नहीं तो यहाँ तानाशाही रहेगी, लोगों पर अत्याचार होता रहेगा, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, दबे रहेंगे, कुचले रहेंगे। हम आएंगे तो इनको सिविलाइज करेंगे, नागरिक बनाएंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, ये सब लोग जंगली हैं। इस तरह से उनको जरूरी था ये दिखाना कि हमारा शासन जरूरी है, ब्रिटिश के अंदर इंडिया को आना जरूरी है। समझ रहे हो, इंसान बनाना चाहते थे, सिविलाइज्ड। ठीक है, भारतीय विद्वान विशेषकर वे जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त हुए, अब ये तो वो थे जो पश्चिमी विद्वान थे, अब भारतीय भी थे कुछ। भारतीय विद्वान जो बाहर से शिक्षा लेके आए थे इस बात से बड़े परेशान थे कि अंग्रेज लोग भारतीय इतिहास को अपने नजरिए से अपने हित के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर अब उनको देशभक्ति की भावना जागी। जो बाहर से पढ़ लिख के आए उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागी, ये तो गलत हो रहा है। उनमें से कुछ ने इतिहास को फिर अब लिखने का दायित्व उठाया ताकि भारतीय संस्कृति के वास्तविक गौरव को दुनिया के सामने लाया जा सके। अब इम्पोर्टेंट है, याद कर लें, इनमें दो इतिहासकार इम्पोर्टेंट है, आर जी भंडारकर, ठीक है, ये कौन है, आर आर जी भंडारकर, और दूसरे कौन से, वी के राजवाड़े, जिन्होंने अनेक स्रोतों से सामग्री एकत्रित करके सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। ऐसा करते उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, इन बुराइयों पर भी प्रहार किया और विधवाओं के पुनर्विवाह की हिमायत की। अब एक और नाम है पी वी काणे। तो इन्होंने कौन सी लिखी थी, पी वी काणे का तो यहाँ लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र।
ठीक है। पीवी कांडे ने क्या लिखा था? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, एक विराट ग्रंथ की रचना की और भारतीय समाज के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला। इन भारतीय विद्वानों ने राजनीति संबंधी भारतीय ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया ताकि प्राचीन भारतीय के प्रशासन संबंधी सब चीजें पता लग सके। आरजी भंडारकर, ये था डी आर भंडारकर, सॉरी आरजी भंडारकर। देखो भंडारकर दो नाम है, एक आरजी भंडारकर है, एक डी आर भंडारकर है। डी आर भंडारकर पुरालेख विद्या के विद्वान थे। वे प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथ संस्थाओं पर लिखे हुए ग्रंथ प्रकाशित किया करते थे। एक और नाम है एच सी राय चौधरी। इन्होंने भी भारतीय समाज के इतिहास का पुनर्लेखन किया। फिर एक और बात है, वी सी आर सी मजूमदार। उन्होंने कई खंडों में इसने किताब लिखी थी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स किसने? आर सी मजूमदार ने। आर सी मजूमदार 1960 तक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अब अलग अलग लोग लिखने शुरू हो गए। ठीक है। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शासकों पर अत्याचारी और निरंकुश होने का जो मिथक गढ़ा था, उसे तोड़ने का श्रेय भी केपी जायसवाल को जाता है। अंग्रेज क्या करते थे? शासकों को अत्याचारी बताते थे। उनको कहने का मतलब कि आप शासक के अंदर, राजा रानी के अंदर जब तक रहोगे तब तक आप दबे रहोगे। आपको लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र कौन देगा? हम देंगे। हमारे अंडर रहो, हम एक डेमोक्रेटिक वो है। ठीक है। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे आके ना उनके खिलाफ ही चली गई। अब लोकतंत्र के लिए उनको भुगतना पड़ा। ठीक है। केपी जायसवाल है, इन्होंने भी लिखा, भारत में गणतंत्र और शासन के अस्तित्व के बारे में लिखा। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इतिहास, अब स्वतंत्रता के बाद की बात है, इतिहास लेखन में एक नई प्रवृत्ति आई। अब अलग फिर बदलने लग गया। अब राजनीतिक इतिहास से हटकर समाज और अर्थव्यवस्था के इतिहास पर अधिक बल दिया जाने लगा। ठीक है। जैसे कि एल ए एल बाशम, द वंडर दैट वाज इंडिया। ठीक है। द वंडर दैट वाज इंडिया मतलब इंडिया जो कि एक अजूबा था। क्यों? इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के आधार पे बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था थी यहाँ पे। डी डी कोसाम्बी, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या था? डी डी कोसाम्बी एन इंट्रोडक्शन लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सब याद करना है आपको। उनका लेखन भी प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को लेकर ही चला था। उसके पश्चात बहुत से इतिहासकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया और अपने लेखन में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर जोर दिया। वस्तु में क्या है? विषय वस्तु क्या रही है? अतीत के संपूर्ण ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को अपने समाज के विभिन्न पक्षों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए नहीं है। ठीक है। विषय वस्तु क्या रही है? ज्यादातर राजा रानी, वंश परंपरा, ठीक है, धर्म, यही सब रहा है और धीरे धीरे बदल गया। समझ गया ना जो अब तक पढ़ा है?